मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो क्या ख़त्म किया था लास्ट क्लास में? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आज पढ़ते हैं थ्योरम्स ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, है ना। देखो भाई ये बात सुनो, ये जो चीज़ है वो कहाँ बना लिया आगे बेस थ्योरम में, तो इसको तो ढंग से करना ही है। निकालेंगे ऐसे, मान लो कि मुझे ए की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये E1, E2, E3, En ये सब सैंपल स्पेस के पार्टीशन है। इस कहने का मतलब ये है कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 से लेकर सभी इवेंट को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो सारे के सारे इवेंट को जोड़ूंगा तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो सैंपल स्पेस के पार्टीशन पता है और मुझे एक इवेंट ए है, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है मुझे, ए की टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ए की टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? E1 एक इवेंट हो चुका है और E1 के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी प्लस E2 हो चुका है और E2 के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी, E3 हो चुका है और E3 के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी। ऐसे करते 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 लास्ट En हो चुका है और En के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी। हर टर्म में क्या वर्ड बोल रहा हूं? ए की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी। तो ए की क्या आ जाएगी? टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको ये भी लिखते हैं P ऑफ ए इक्वल टू सिग्मा ऑफ P ऑफ ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई, आई बराबर 1 से n, पुट आई इक्वल टू 1। तो पी E1 पी ए बाई E1, सिग्मा का मतलब प्लस पी E2 पी ए बाई E2, ऐसे n रखा तो पी En और पी ए बाई En। फटाफट नोट करो इसको। देखो भाई, तो टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला तो ध्यान रखना है तुम्हें, है ना। इस पर थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो ए है, एक्चुअल में ए इवेंट क्या है? ए जो है वो अपन को मिल सकता है अगर मैं ए का इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस ही कर लूँ। अगर मैं सैंपल स्पेस का ए से इंटरसेक्शन लूँ तो ए ही तो कॉमन पार्ट आएगा। सब कुछ का थोड़े से कॉमन पार्ट ले तो थोड़ा सा तो आएगा। तो ए इंटरसेक्शन एफ, तो मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब मुझे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस निकालना है। एस को क्या लिख सकता हूं मैं? E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डैश 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 En। सही बात है, मल्टीप्लाई करो तो ए बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 ए इंटरसेक्शन E3 डॉट 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 ए इंटरसेक्शन En यूनियन। अगर मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस ए इंटरसेक्शन E2 प्लस ए इंटरसेक्शन En। ए इंटरसेक्शन E1 का क्या मतलब है? ए हो चुका है, E1 हो चुका है और E1 होने के बाद ए होने की प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन E2 का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, E2 हो चुका है और E2 के होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी। ये कहाँ कराया था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। पी ए बाई बी का मतलब बताया था मैंने, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। फिर मल्टीप्लीकेशन में समझाया था कि इसकी इधर गुणा करा दो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है बी हो चुका है, बी के होने के बाद ए का होना। तो इसका मतलब यही होगा, E1 हो चुका है, E1 के होने के बाद ए का होना, ए का होना, ए हर बार ए का होना, तो ए की टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इसका हो गया प्रूफ। ठीक है, अब ये सवाल देखते हैं। क्या है? अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। एक पर्सन ने एक कंस्ट्रक्शन जॉब को अपने अंडरटेकन लिया, मतलब क्या ठेका लेते हैं ना, ठेका ले लिया, काम करवाना है। तो अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.65 है। हड़ताल होने की जो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65। फिर क्वेश्चन पढ़ो, 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर कोई स्ट्राइक नहीं होती है, नो स्ट्राइक, हड़ताल नहीं होती है, तो कंस्ट्रक्शन जॉब का
टाइम पर कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.80 एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक। और अगर स्ट्राइक होती है तो कंस्ट्रक्शन जॉब के टाइम पर कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.32। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तुम्हें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर खत्म हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। स्ट्राइक हो या ना हो सब बोल दिया उसने ना, हो तब टाइम से खत्म हो और नहीं हो तब टाइम से खत्म हो। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे अपन। सोचो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वापस पढ़ो। अ पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, एक पर्सन ने कंस्ट्रक्शन जॉब को अंडरटेकन लिया। अब द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है 0.65। ये एक इवेंट है, इवेंट मान लो, मान लिया इसको मैंने। लास्ट में क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। लास्ट वाली लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ तुम्हें निकालनी है वो इसने बोल दिया। क्या निकालना है? तुम्हें उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, कि अपना जो भी तुमने काम लिया है उसको टाइम पर खत्म होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। उस काम को टाइम पर खत्म होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसको मैं ए मान रहा हूं। लेट इवेंट ए क्या मान लिया? कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इस बात को मैंने ए मान लिया। लास्ट वाली लाइन से ये पता चल गया कि निकालना क्या है। अब पहले वाली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65। इसको मैं बी मान रहा हूं। स्ट्राइक ऑकर्स, स्ट्राइक हो चुकी है, इसको मैंने क्या मान लिया? बी। तो बी डैश क्या होगा स्नेहा? जो स्ट्राइक के बाद में, मतलब इसको स्ट्राइक नॉट अकर, हड़ताल हुई नहीं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65। तो स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पी बी डैश 1 माइनस 0.65 कितना? 0.35। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो क्वेश्चन की लाइनें धीरे धीरे समझ रहे हैं अपन कि कंस्ट्रक्शन जॉब ली, स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है 0.65। तो दिमाग लगा लिया, स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.35। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर कोई स्ट्राइक नहीं होती है तो काम के समय पर पूरा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.80 है। इस बात का मतलब मैथमेटिकल लिख रहा हूं। इफ देयर इज नो स्ट्राइक, स्ट्राइक नहीं हुई है, स्ट्राइक नॉट अकर, बी डैश, तो काम के समय पर पूरा होने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये दिया हुआ पी बी डैश। बी डैश का मतलब जो हो चुका है, क्या हो गया? स्ट्राइक नहीं हुई। स्ट्राइक नहीं होने के बाद काम को टाइम पर पूरा होने की प्रोबेबिलिटी पी ए बाई बी डैश, ये दे रखी है 0.80। ये आ गई कंडीशन प्रोबेबिलिटी। वापस देखो क्या 0.32 प्रोबेबिलिटी किसकी है? कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। काम तो समय से पूरा हो रहा है पर कंडीशन क्या है? इफ देयर इज अ स्ट्राइक। कहने का मतलब हड़ताल होती है तो काम टाइम पर पूरा होने की प्रोबेबिलिटी 0.32 है, और हड़ताल नहीं होती है तो काम टाइम पर पूरा होने की प्रोबेबिलिटी 0.80 है। तो हड़ताल अभी हो रही है, पी ऑफ बी स्ट्राइक हो गई। स्ट्राइक के होने के बाद काम के टाइम पर पूरा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.32। सीधी सी बात है, अगर हड़ताल नहीं होती है तो काम जल्दी पूरा होगा, तो टाइम पर पूरा होने की प्रोबेबिलिटी 0.80 है, ज़्यादा है ये प्रोबेबिलिटी। हड़ताल हो गई, काम टाइम पर पूरा होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, तो कम होगी 0.32। डिफरेंस आ रहा है। पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, कि मुझे तो ये बता दो कि काम टाइम पर पूरा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ ली इसने, हड़ताल हो चाहे ना हो, इस जॉब का टाइम पर खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है? तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी होती है जो भी इवेंट्स है उसके होने के बाद अपनी प्रोबेबिलिटी का होना।
तो इवेंट क्या है, या तो हड़ताल होगी और हड़ताल होने के बाद जॉब का टाइम पर ख़त्म होना, या तो हड़ताल नहीं होगी और हड़ताल नहीं होने के बाद जॉब का टाइम पर ख़त्म होना। तो कुल मिला के जॉब का टाइम पर ख़त्म होना और जॉब का टाइम पर ख़त्म होना, टोटल जॉब का टाइम पर ख़त्म होना, टोटल प्रोबेबिलिटी। हड़ताल हो गई, क्या प्रोबेबिलिटी 0.65। हड़ताल होने के बाद जॉब का टाइम पर ख़त्म होना 0.32। हड़ताल नहीं हुई 0.35 पीबी डैश, और हड़ताल नहीं होने के बाद जॉब का टाइम पर ख़त्म होना 0.80। टोटल थ्योरम, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर दो, कितना आ रहा है 0.65 इंटू 0.32, तुम इसकी कराओ जोड़ो, 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.80, ये आएगा 0.488। देखो चेक करो, 0.488, तुम्हारा 0.84 आ रहा था, यहाँ 0.48 आ गया, उल्टा। क्वेश्चन को वापस समझना, वापस समझाओ आंसर, टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी, ठीक है फिर नोट करो। अब देखो बेस थ्योरम करते हैं। बेस थ्योरम क्या है, रिवर्स है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, एकदम उल्टी। पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी अपन ने, उसके बाद क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उसको भी मैंने कंडीशन से ही समझाया था। उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट, फिर टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और अब है बेस। तो जैसे जैसे एग्जांपल एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला समझते हैं। कह रहा है कि यार दो बैग दे रखे हैं, पहले बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, और दूसरे बैग में 5 रेड बॉल है और कितनी ब्लैक बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। दोनों बैग में से मुझे नहीं पता किस बैग से बॉल निकाली है, इतना पता है वो बॉल क्या है, रेड है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 से निकली गई है। कंडीशन में क्या पढ़ा था अपन ने, कंडीशन में ये पढ़ा था कि 2 बैग दिए हुए हैं, ठीक है, बोल दिए कंडीशन, बैग 1 से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सीधी सी बात है, पहले क्या चूज करते हैं, पहले बैग चूज करेंगे कि पहले बॉल निकालेंगे, पहले बैग चूज करेंगे। पहले बैग चूज करते हैं और उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो बैग 1 से लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/7, इजी था, ये थी कंडीशनल। आज उल्टा बोल रहा है, कि रेड तो निकाल ली, बताओ किस बैग से निकली गई है, रिवर्स आ रहा है। पहले बैग चूज करते थे फिर बॉल निकालते थे, आज करे ये लो बॉल, मैं बता रहा हूं बॉल कौन सी है, तुम ये बताओ रिवर्स कि बैग कौन सा चूज किया है। समझ रहे हो क्या? तो बेस थ्योरम कंडीशन प्रोबेबिलिटी की रिवर्स हो गई। वापस बोल रहा हूं, चूज पहले बैग किए जाते हैं और बाद में बॉल निकल जाती है। ये कह रहा है बॉल का कलर मैं बता रहा हूं, बॉल रेड है, तुम ये बता दो बैग कौन सा चूज किया था। जो काम पहले करना चाहिए वो ये पूछ रहा है, मतलब रिवर्स जा रहा है वापस। तो ये है बेस थ्योरम। कैसे करनी है, देखो अगर कमांड बन गई तो सिंपल प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल है ना, इसका NE/NS से हो जाता है, जो 10th में पढ़ता है। कमांड नहीं है, एक बार ये फॉर्मूला समझा रहा हूं, देखो PEI/A निकालना है, मान लो अपन को PEI/A। कंडीशन क्या कहती है, PEI/A, PA/B क्या होता है, PEI इंटरसेक्शन A/PA। ये जो PA है यहाँ पर, वो A की टोटल प्रोबेबिलिटी है। क्या है ये, टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको सॉल्व कर रहा हूं, A इंटरसेक्शन B, EI हो चुका है, और EI होने के बाद A के होने की प्रोबेबिलिटी बट्टा टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। टोटल मतलब PA को लिख दो सिग्मा ऑफ PEI इंटू PA/EI, और I बराबर 1 से N। टोटल थ्योरम को ये लिख सकता हूं ना मैं, अभी पीछे फॉर्मूले में लिखा था मैंने। तो PEI PA/EI, बोलो PEI इंटरसेक्शन A का मतलब हो गया PEI और PA/EI अपॉन टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि
EI E1 हो चुका है, E1 के होने के बाद A के होने की, E2 हो चुका है, E2 के होने के बाद A की प्रोबेबिलिटी। तो इस पूरे को लिख सकता हूँ सिग्मा ऑफ दिस, जो कि पीछे वाले में भी लिखा था अभी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले ये क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। वापस पढ़ रहा हूं। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। बैग 1 में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, ओके। बैग 2 में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। बैग 2 में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। किसी भी बैग से रैंडम, पता नहीं है, बॉल निकल गई और ये कमेंट किया गया इट इज फाउंड टू बी रेड, बोल दिया गया ये बॉल रेड है। क्या प्रोबेबिलिटी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 से निकली गई हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो आंसर करते हैं। सबसे पहले अपने हिसाब से बैग चूज किए जाते हैं। दो में से कोई एक बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। देख 2 बैग है, एक बैग चूज करना है, 1/2। तो मैं E1 मान रहा हूं, इवेंट बैग 1 चूज। E2 इवेंट मान रहा हूं, बैग 2 चूज या सेलेक्ट। और जो गिवन है क्या है, जो बॉल निकाली गई वो रेड है, उसको A मान रहा हूं। बॉल इज रेड। फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? जो हो चुका है वो नीचे और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो ऊपर। क्या हो चुका है? ये कह रहा है बॉल रेड है, ये बात पता है, मतलब P ऑफ बॉल रेड है, ये बात पता है। वो बॉल कौन से बैग से निकले गई है? कौन से बैग से निकले गई है? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो हो चुका है वो नीचे और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऊपर। तो बैग से बॉल जो निकाली गई वो रेड है, जो पता है, तो रेड बैग 2 से निकाली जानी चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? या बैग 2 से निकली हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? यानी P ऑफ E2/A। अगर ये बोल देता कि जो बॉल है वो रेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 से निकली गई है, तो क्या लिखते? E1/A लिखते। अभी फॉर्मूला PE2/A का, PEI/A का फॉर्मूला होता है PEI और उल्टा PA/EI, और नीचे PEI PA/EI प्लस ये चलता रहेगा। तो वापस इसको लिख रहा हूं, PE2/A को PE2 PA/E2 और नीचे टोटल मतलब PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, और होती तो और लिखता मैं PE3 PA/E3, पर यहाँ 2 ही इवेंट है, या तो बैग 1 चूज करोगे या 2 करोगे। सही है। बैग 1 या बैग 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सही है। तो PE2 का मतलब तो है 1/2, तो 1/2 इंटू, इस बात का मतलब समझते हैं। E2 मतलब बैग 2 सेलेक्ट करने के बाद रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। बैग 2 सेलेक्ट करने के बाद रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/11। इसका मतलब ये तुम्हें दे दिया PA/E2 बता दिया मैंने, 5/11। PA/E1 का मतलब बैग 1 सेलेक्ट करने के बाद रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। बैग 1 सेलेक्ट करने के बाद रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/7। तो 1/2 इंटू PA/E2 5/11 बटा 1/2 इंटू 3/7 प्लस ये सेम 1/2 इंटू 5/11, ये हो गया 5/22। 5/22 नीचे कितना है? LCM कितना आ रहा है? 22 इंटू 14 लिख दो। 22 इंटू 14, इसका LCM आ गया। तो यहाँ पर 3 इंटू कितना? 66 प्लस 3 इंटू कितना? 22 प्लस 22 से 22 गया 14 इंटू 5, तो 22 से 22 कट गया, और 66 प्लस 70 होता है ये 14 इंटू 5 ऊपर हो गया, 5 इंटू 14 ऊपर हो गया। नीचे कितना आ रहा है बेटा? 136। 136 कट रह गई किससे? 2 से 7 2 से कट गया ये अपने 35/68, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो बेस थ्योरम तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आएगी कि ये रिवर्स पूछ रहा है। पहले एक्चुअली बैग सेलेक्ट करने होते हैं,
फिर बॉल निकालनी होती है। ये अगर बॉल का कलर तो मैं बता रहा हूँ, तुम बताओ बैग कौन सा सेलेक्ट किया गया। एक तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा बेस थ्योरम का सवाल आए तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए क्या है। तो सर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इसको पूछो कि क्या निकालना है। कह रहा है बैग 2 से वो बॉल निकाली गई है, मतलब PE2, और दे क्या रखा है, बॉल रेड है। PE2/A का फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, जो है वही PE2 फिर उल्टा PA/E2, और नीचे PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 PE3, जो ये लिखा हुआ है उसके ही सेंस में लिखना है सारे। जैसे PE2 PA/E2 है तो नीचे PE1 PA/E1 PE2 PA/E2 को जोड़ना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, ये सवाल है जो NE/NS से कैसे होगा सर। तो देखो, एक तो टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो तो यही हो जाएगी तुम्हारे बेस के अंदर ही। ये जो है देखो PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, कैसे पता लग रहा है टोटल थ्योरम है, किसकी है टोटल थ्योरम ये, ए मतलब रेड बॉल रेड है, ये कहता बॉल रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बॉल रेड का कब हो सकती है, बैग 1 चूज किया, बैग 1 चूज करने के बाद रेड बॉल, बैग 2 चूज किया, बैग 2 चूज करने के बाद रेड बॉल, तो रेड की टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। कहने का मतलब ये है कि हमें ये निकालना है कि रेड बॉल बैग 2 से निकल गई है। मान लो बेस थ्योरम नहीं पता, तुम सिंपल से अभी तक बेस थ्योरम नहीं पढ़ा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करना है। फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला मिटा दो, चलो यहाँ कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। सिंपल सी बात ये है, बैग 2 से बॉल निकालनी है। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है NE/NS, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये होती है। बैग 2 से रेड बॉल निकालनी है, बोलो बैग 2 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, पहले बैग 2 सेलेक्ट करूंगा तो बैग 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/, बैग 2 सेलेक्ट करने के बाद रेड बॉल निकालूंगा 5/11। हमें निकालनी है बैग 2 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। नहीं, रेड बॉल निकाली जा चुकी है तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बैग 2 से निकली गई है, तो बैग 2 से निकली गई है तो फेवरेबल आउटकम, बैग 2 है फेवरेबल आउटकम, तो बैग 2 सेलेक्ट किया और 2 सेलेक्ट करने के बाद रेड बॉल अपॉन टोटल आउटकम। टोटल क्या है, निकाली गई बॉल क्या है, रेड, ये है टोटल आउटकम। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बैग 2 से निकली गई है, तो टोटल आउटकम है रेड बॉल, तो रेड बॉल है मतलब बैग 1 सेलेक्ट किया, उससे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/7, बैग 2 सेलेक्ट किया, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, टोटल रेड बॉल में से वो रेड बॉल जो बैग 2 से निकल गई है, तो बैग 2 से निकल गई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई NE/NS। ये देखो ये बेस पे जाके भटकता है, 1/2 × 5/11 अपन 1/2 × 3/7 प्लस 1/2 × 5/11। अगर इतना सोच सकते हो तो ये एक लाइन में आंसर हो जाएगा तुम्हारा, नहीं तो तुम्हें फॉर्मूला तो लगाना है, ठीक है। बाकी बेस का फॉर्मूला बहुत काम का है, मतलब फॉर्मूला तो लगाना आना भी चाहिए, स्पीड बनते बनते ये हो जाए अच्छी बात है, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई बेस थ्योरम पर। इस बार क्या क्वेश्चन है, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स, 3 आइडेंटिकल बॉक्स है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 और बॉक्स 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन, सब में 2 कॉइन है। बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, बॉक्स 1 में दोनों कॉइन गोल्ड के हैं, बॉक्स 1। बॉक्स 2 में बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, 2 कॉइन्स, बॉक्स 1 कंटेन्स आर गोल्ड, इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, बॉक्स 2 में दोनों सिल्वर के हैं भाई। और बॉक्स 3 में एक गोल्ड का और एक सिल्वर का, तो एक गोल्ड और एक सिल्वर, ये बॉक्स 3 में, ठीक है। अ पर्सन चूज ए बॉक्स एट रैंडम, बॉक्स चूज किया एंड टेक्स आउट ऑफ अ कॉइन, और कॉइन निकाल लिया। इफ द कॉइन इज गोल्ड, कह रहा है ये सिक्का सोने का है, what is the probability that the other coin in the box is also of gold? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा सिक्का भी सोने का हो? तो दूसरा सिक्का सोने का तभी हो सकता है जब वो बॉक्स 1 से निकल गया। यानी ये इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि बॉक्स सिक्का सोने का है जिसको हमने ए मान लिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉक्स 2 से निकल गया है, हाँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉक्स 1 से निकल गया है, क्योंकि 1 में ये दोनों सिक्के सोने के। मतलब कि एक इवेंट मान ली, क्या एक इवेंट ए मान लिया, कॉइन ड्रॉन इज गोल्ड, कॉइन ड्रॉन इज गोल्ड, ये मैंने ए मान लिया। सिक्का सोने का है ये बात पता है, कह रहा है दूसरा सिक्का भी सोने का हो, मतलब कंफर्म है वो बॉक्स 1 से निकल गया।
तभी तो दूसरा सिक्का सोने का निकलेगा। यानी पी इवन बाई ए पूछा है, पहले लगाओ फॉर्मूला पी इवन बाई ए, डायरेक्ट लिखो पी इवन, फिर उल्टा कर दो पी ए बटा इवन बटा पी इवन पी ए बाई इवन प्लस पी ई टू पी ए बाई ई टू प्लस पी ई थ्री और पी ए बाई ई थ्री। ई1 ई2 ई3 क्या है? ई1 ई2 ई3 बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी, पी ई1 पी ई2 और पी ई3 तीनों थैले में से कोई एक थैले चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो एक बॉक्स चूज करना है, टोटल 3 बॉक्स में से, तो 1/3। तो पी ई1 पी ई2 पी ई3 बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 1 सेलेक्ट करने के बाद गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो हर चीज समझो, बॉक्स 1 सेलेक्ट करने के बाद पी ई1, बॉक्स 1 सेलेक्ट करने के बाद गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1, 100% चांस है गोल्ड ही निकलेगा। यूं बोलो NE/NS, 2 गोल्ड टोटल भी 2/2 यानी 1। पी ई2 बाई ए, बॉक्स 2 सेलेक्ट करने के बाद गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 0, सिल्वर है खाली। पी ई3 बाई ए, पी ई3 बाई ए, बॉक्स 3 सेलेक्ट करने के बाद गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बस रख दो। बैग 1 चूज किया है, बॉक्स 1 1/3, बॉक्स 1 के बाद गोल्ड 1, बॉक्स 1 गोल्ड 1, बॉक्स 2 की 1/3 प्रोबेबिलिटी, गोल्ड निकाल प्रोबेबिलिटी 0। बॉक्स 3 सेलेक्ट किया है, बॉक्स 3 के बाद गोल्ड 1/3 बटा 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6, इसको लिख दो 2/6 और 1/6 3/6, तो ऊपर है 1/3 और नीचे कितना है 2/6, यानी नहीं 3/6 यानी 1/2, यानी आ जाएगा 2/3। 2/3 इज द करेक्ट आंसर, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। देख लो, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो, नोट करो। देखो भाई एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पर। हाँ, बोर्ड में भी आ सकता है, तुम्हारे नींद सेट में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट एज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। भाई HIV का टेस्ट हुआ है, तो टेस्ट कैसे कैसे हुआ है उसकी जानकारी दी। तो कह रहा है ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। इस लाइन का मतलब क्या है? ऑफ पीपल हैविंग HIV, ऐसे लोग जिनको HIV है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। मतलब कि उनका टेस्ट किया गया, 90% टेस्ट डिटेक्ट हो जाता है, मतलब HIV है, और टेस्ट किया, टेस्ट में बता दिया हाँ HIV है, बट 10% गो अनडिटेक्टेड, पर 10% डिटेक्ट ही नहीं हो पाते। मतलब तुम HIV तो है, पर मशीन बता रही है जो टेस्ट हुआ है कि नेगेटिव। कहने का मतलब ये है। अच्छा देखते हैं वापस, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, ऐसे पीपल जो HIV से फ्री हैं, नहीं है जिनको HIV, 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड HIV नेगेटिव बट 1% आर डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव। फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% है HIV, लार्ज पॉपुलेशन में सिर्फ 0.1% लोग हैं जिनको HIV है। 1% सेलेक्टेड, 1% सेलेक्ट किया गया, गिवन द HIV टेस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम या हर एज HIV पॉजिटिव। 1% का टेस्ट किया गया और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर बोलता है भाई HIV पॉजिटिव है। तो पैथोलॉजिस्ट कैसे बोल रहा है? उसको टेस्ट बोल रहा है भाई टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है, तो पैथोलॉजिस्ट बोल रहे हो तुम HIV पॉजिटिव हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैव HIV? क्या प्रोबेबिलिटी कि पर्सन को सही में HIV? इस पूरे जानकारी को मैं एक फ्लो चार्ट में समझाता हूं, देखो कितना समझ में आता है। ऑफ पीपल हैविंग HIV, ऐसे पीपल, ऐसे लोग जिनको HIV है का क्या मतलब है? HIV पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है। ऐसे पीपल, ऑफ पीपल हैविंग HIV, ऐसे पीपल जिनको HIV है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, 90% उनका टेस्ट डिटेक्ट हो जाता है। मतलब HIV पॉजिटिव लोग आए, 100 लोग आए, डिटेक्ट करो,
रिपोर्ट आई पॉजिटिव हो, कितना 90% चांस है कि तुम पॉजिटिव हो और तुम्हारी रिपोर्ट भी आ जाए पॉजिटिव, मतलब तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत है, बीमार हो तुम। लेकिन 10% गो अनडिटेक्टेड, मतलब तुम्हें बीमारी है पर रिपोर्ट करी नहीं तुम सही हो, बेचारों को दवाइयों की ज़रूरत है, इनको इलाज की ज़रूरत है, पर रिपोर्ट करी नहीं फ्री हो तो मर ही जाएंगे। वैसे भी मरना ही है खैर, लेकिन अभी तो इनको इलाज भी नहीं मिलेगा, बात ये है। अब आगे चलते हैं। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, ऐसे पीपल जो HIV से फ्री है, मतलब HIV नेगेटिव है, ये आए नेगेटिव लोग और टेस्ट कराया, 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव। कहने का मतलब ये लोग नेगेटिव है, इन्होंने रिपोर्ट करवाई और रिपोर्ट में कह दिया हाँ हाँ तुम सही हो, तुम नेगेटिव हो, 90% चांस है नेगेटिव है, नेगेटिव ही बता रही रिपोर्ट, मतलब सही बात है। लेकिन ये बेचारे सही लोग हैं, मशीन ने कह दिया नहीं तुम लोग बीमार हो। 1% एज शोइंग HIV पॉजिटिव, मतलब तुम HIV नेगेटिव हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, पर मशीन कह रही है 1% लोगों को नहीं तुम बीमार हो, मतलब ये HIV पॉजिटिव है नेगेटिव, मशीन कह रही है पॉजिटिव, टेस्ट कह रहा है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, इनका टेस्ट बता रहा है कि नहीं तुम क्या हो नेगेटिव, है पॉजिटिव, मशीन कह रही है, टेस्ट कह रहा है पॉजिटिव, समझ गए? तो HIV पॉजिटिव 90% चांस है, मशीन भी बोलेगी HIV पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव है 10% चांस है टेस्ट गलत बता दे, वो जो मशीन से चेक कर रहे हो वो मशीन गलत बता दे तुम्हें कि नहीं तुम हो पॉजिटिव, पर रिपोर्ट क्या आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव लोग हैं, सही लोग हैं, टेस्ट ने भी कह दिया हाँ तुम नेगेटिव हो, 99% चांस टेस्ट सही बता रहा है, पर 1% टेस्ट भी तो गलत बता सकता है। ये डाटा समझ में आ गया? अच्छा, लार्ज पॉपुलेशन में से 0.1% हैव HIV, सही में जो HIV लोग हैं पूरी लार्ज पॉपुलेशन का 0.1% हिस्सा है, तो मैं इसको ई मान रहा हूं, ई घटना मान रहा हूं, ई इवेंट। पीपल हैविंग एक्चुअली HIV, जिनको सही में HIV है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 0.1%, परसेंट मतलब बट्टा 100, कितना आ गया 0.001। पीपल हैविंग एक्चुअली HIV अगर ई है तो ई डैश क्या होगा, पीपल नॉट हैविंग HIV, जिनको HIV नहीं है 0.998, तो पी ई डैश क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश 1 माइनस 0.001 यानी 0.999। 999 ही तो होगा। अच्छा, पर इसने क्या पूछा है, लास्ट वाली लाइन हमेशा ढंग से पढ़ा कर, इसने क्या पूछा है, गिवन द HIV टेस्ट, नहीं यहां से पढ़ो, 1% इज सेलेक्टेड एट रैंडम, 1% रैंडम उठाया गया, गिवन द HIV टेस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम हर इज HIV पॉजिटिव, दिया हुआ है, जिसका टेस्ट लिया उसकी टेस्ट की रिपोर्ट क्या आई है पॉजिटिव, ये मान रहा हूं मैं इसको, टेस्ट HIV पॉजिटिव आया है, टेस्ट आया HIV पॉजिटिव। लास्ट लाइन पर पहुंच चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, पर्सन को एक्चुअल में HIV होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक्चुअल में HIV होने को मैंने क्या माना है E, तो एक्चुअल में HIV होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तुम्हें बताना है P ऑफ E, और गिवन क्या है, टेस्ट क्या है पॉजिटिव A, तुम्हें PE/A बताना है, टेस्ट है HIV पॉजिटिव और पीपल सही में HIV पॉजिटिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तुम्हें बताना है PE/A। PE/A का मतलब PE इंटू उल्टा करो, PA/E बटा PA/E प्लस PE डैश और PA/E डैश। डाटा को ढंग से पढ़ना। PE पीपल जिनको एक्चुअल में पॉजिटिव HIV पॉजिटिव है 0.001 PE। PA/E ढंग से पढ़ो, PA/E का मतलब है एक्चुअल में पॉजिटिव है और टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, एक्चुअल में पॉजिटिव है टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, एक्चुअल में पॉजिटिव है टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये जो दे रखा है वो दे रखा है P एक्चुअल में पॉजिटिव है और टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, समझ रहे हो? E है एक्चुअल में HIV और A है टेस्ट भी पॉजिटिव, तो एक्चुअल में HIV है और टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाए 90% चांस है, तो इसको लिख दो 90/100,
90/100 यानी 0 से 0 कट गया, 0.09 ये हो गया 90/100 यानी कि 0.9 हो गया, 0.9 बट्टा सेम, ये तो सेम है 0.001 इंटू 0.9 प्लस पीई डैश। अगर पीई है एक्चुअल हैविंग HIV तो पीई डैश क्या होगा, नॉट HIV, ऐसे बोल दूंगा HIV नहीं है, 0.999 इंटू PA/E डैश। PA/E डैश का पहले मतलब समझते हैं। पीपल को HIV पॉजिटिव नहीं है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। पीपल HIV पॉजिटिव नहीं है मतलब नेगेटिव है, लेकिन टेस्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। वापस बोल रहा हूँ, PE डैश का मतलब हो गया पॉजिटिव नहीं है, मतलब कौन है, नेगेटिव। पीपल नेगेटिव है पर टेस्ट पॉजिटिव, पीपल नेगेटिव है पर टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब ये है 1% कौन है, P ऑफ A/E डैश, ये है 1/100 कितना हो गया 0.01, तो 0.01 समझ रहे हो क्या। तो सर 99% और 10% डाटा क्या है इसका, इस क्वेश्चन में तो कोई काम नहीं है, पर है क्या मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन घूम जाए तो। 10% का मतलब है कि पीपल तो पॉजिटिव है, पीपल तो पॉजिटिव है पर टेस्ट नेगेटिव है। ए है पॉजिटिव टेस्ट, ए डैश, ये है PA'/E। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पीपल तो नेगेटिव है E डैश पर टेस्ट क्या है, नेगेटिव, यानी A'/E डैश। ओके, पर अभी इसमें कोई काम नहीं है, क्वेश्चन घूमेगा तब देखेंगे। तो फिलहाल 0.001 इंटू 0.9 बटा 0.001 इंटू 0.9 प्लस 0.999 इंटू 0.01, इसका आंसर सॉल्व करोगे ये आएगा 0.083 अप्रॉक्स, 0.083 या यूं बोलो पहले फ्रैक्शन में निकालो, फ्रैक्शन में ये आंसर आएगा आपके 90/1089, 90/1089 या लगभग 0.083। बोलो, बेस थ्योरम समझ में आ गई। इसके बाद दो एग्जाम्पल है, एक स्कूटर का है, बस ट्रेन स्कूटर का वो कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसके बाद अब सब इजी है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।